चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है और इसके बारे में लगभग सबको पता है, बट उस तरीके से पढ़ा नहीं, लेकिन नाम जरूर सुना है आपने, और वो है 1857 की क्रांति, 1857 रिवॉल्ट। तो हेड डालिएगा, चैप्टर का नाम है 1857 की क्रांति। हालांकि ये चैप्टर मैं आपका लेट कराता, पहले मैं आपको पढ़ाता अंग्रेजों की नीतियां। कायदा तो वही पढ़ाने का बनता था, लेकिन मैंने कहा सब चीजें बोरिंग ना चले, बीच में कुछ इंटरेस्टेड हो जाए। ठीक है, 1857 की क्रांति, आराम से लगभग ऐसे मानिए कि हमारा 50 मिनट का लेक्चर ये रहेगा। 50 मिनट में एक एक पॉइंट पूरा जड़ से लेके पूरा ऊपर तक मैं इसको क्लियर कर दूंगा, क्यों हुआ, क्या रीजन था, क्यों फेल हुआ, कैसे हुआ। तो इसके कुछ हम डायमेंशन बना लेते हैं पहले पढ़ने के लिए। तो सबसे पहली बात तो क्या है, यानी हुआ क्या था रियल में, उसको थोड़ा सा जानेंगे, और फिर उसके बाद रीजन है कि क्या ये क्रांति थी या नहीं। क्रांति थी, कुछ लोग विद्रोह कहते हैं, या राष्ट्रीय आंदोलन था, ये राष्ट्रीय या स्वतंत्रता संग्राम था, ये क्या था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम था या रियल में था क्या, इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कारण क्या थे इसके, कारण। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ एवं केंद्र, यानी शुरुआत कहां से हुई और क्या हुई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो और लास्ट हम बात करेंगे इसके परिणाम क्या हुए, क्या रिजल्ट कुछ निकला या खाली में हमने हाथ पैर फड़फड़ाए और कोई फायदा हुआ नहीं। तो परिणाम लास्ट हम बात करेंगे। तो इतने डायमेंशन से हम इस टॉपिक को आज पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, क्लियर। चलिए, देखिए, जब हम अंग्रेजों की बात करते हैं कि अंग्रेजों का भारत में आगमन कब हुआ, ठीक है, अब थोड़ी पृष्ठभूमि को आप समझें तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों का भारत में जो आगमन हुआ है, आगमन कब हुआ है, सन 1608 में आए हैं और केवल व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, क्या नाम था उसका जो आया था, विलियम हॉकिंस। ठीक है, हाँ, 1608। लेकिन इन्होंने जो मेन लड़ाई जीती है, जिसमें ये राजनीति में उतरे हैं, वो आपको पता है, वो है बक्सर का युद्ध। तो एक युद्ध हुआ है सन 1764 और उसका नाम है बक्सर की लड़ाई। ये आपने बंगाल में पढ़ी थी। ठीक है, ये बक्सर की लड़ाई ही वो लड़ाई थी जिससे अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि से दीवानी मिल गई थी 3 क्षेत्रों की, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये बात आप जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं 1764 से लेकर के 1857 तक की, तो लगभग कितने साल हो गए हैं इनको, मोटा मोटा तो लगभग अप्रोक्सीमेट देखें तो मोटा मोटा भी लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, पूरे तो नहीं, लेकिन लगभग 100 साल लगभग हो चुके हैं और अभी आगे 100 साल और रहने वाले हैं। लेकिन अगर आगमन की बात करें तो आगमन 1608 में हो गया, उस हिसाब से अगर देखोगे आप तो भाई इनको ये बहुत लंबा समय हो गया है। ठीक है, तो क्या हुआ 1857 में, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंग्रेजों की नीतियों से। यही मैंने कह रहा था कि पहले हमें नीतियां पढ़नी थी, लेकिन नीति हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए, अंग्रेज भारत में आए, वो करने के लिए आए थे भारत में व्यापार, उन्हें करना था ट्रेड, और उनका मोटिवेशन केवल पुर्तगाल था, क्योंकि भारत में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाल यानी वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का था। उनसे मोटिवेट हुए व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने बनाई और भारत में व्यापार करने के लिए आई। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो राज करें, ऐसा उनका मानना है। इसलिए अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों ने
भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया। अब इसमें बेखबर कौन है, इंडियंस या अंग्रेज? तो इसमें बेखबर इंडियन नहीं है, अंग्रेज है। अंग्रेज कहते हैं हमने आपको बेखबरी के दौर में जीत लिया, हमें खुद नहीं पता है कि हम आपको जीत रहे हैं, हमें तो मौका मिलता गया, हम हस्तक्षेप करते रहे और धीरे धीरे हम क्या बन गए, यहाँ के नेतृत्वकर्ता बन गए, हमने इसको पूरे को ऑक्यूपाइड होल्ड कर लिया, ऐसे मानिए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, व्यापार किया, व्यापार से राजनीति में उतरे, राजनीति में उतरे, टैक्स कलेक्शन किया, उसके लिए भू राजस्व नीति बनाई, यानी कैसे लोगों से टैक्स वसूला जाएगा। हम पढ़ेंगे टैक्सेशन में कि उन्होंने 3 नीतियां लागू करी। एक था परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, एक था महलवाड़ी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये तीनों बंदोबस्त पढ़ेंगे। तीनों का निचोड़ ये था भाई साहब कि हर तरीके से अंग्रेजों ने लूटा किसानों को, हर तरीके से किसान जो है वो किसान का शोषण किया गया। टैक्स की दरें बहुत ज्यादा थी, कभी डायरेक्ट कंपनी ने लूटा तो जमींदारों के माध्यम से लूटा, कभी जमींदारों के माध्यम से लूटा गया। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये थी कि किसान परेशान था। तो एक मैटर तो किसानों का था, दूसरा मैटर था आम लोगों का, वो था धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने केवल राजस्व नीति में नहीं हस्तक्षेप किया, उन्होंने धार्मिक नीति में भी हस्तक्षेप किया। हालांकि आप उनके धार्मिक हस्तक्षेप को देखें तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन सीधी सी बात है, हम क्यों माने पॉजिटिव, हम तो करते हुए आ रहे थे। जैसे 1829 में उन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया। अब आप कहेंगे सर सती प्रथा को बैन करना तो बहुत अच्छी बात है, इस पे तो अंग्रेजों के लिए तालियां होनी चाहिए, लेकिन उस समय का भारतीय समाज ऐसा नहीं था कि वो इस चीज को बर्दाश्त करे। उसे लगा यार हमारी एक परंपरा समाप्त कर दी। ये सेम वैसे ही था कि जैसे मान लो आज इस्लाम में हम बकरा ईद मनाते हैं, बलि दी जाती है। अब आज अगर इसको बकरा ईद पर रोक लगाई जाए, सरकार रोक लगाएगी, तो सीधी सी बात है मुस्लिम लोगों को बुरा लगेगा, हमारी धर्म की चीज पे रोक लगा दी। लेकिन रोक लगने के 100 साल बाद लोग ये बोलेंगे कि यार सही था, जीवों को हत्या होती थी, खत्म कर दिया तो कम से कम जीव हत्या पे रोक लग गई। मेरी बात समझिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब होगा तो वो क्या माना जाएगा, धार्मिक हस्तक्षेप माना जाएगा। तो वो नीति सही है या गलत है ये फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है हमारी परंपरा है उसमें आपने रोक लगा दी। तो उन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाई, विधवाओं की शादी नहीं होती थी, विधवाओं के लिए पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। तो हमारा कहना यह था यार शादी हम किससे करें, विधवाओं का पुनर्विवाह होगा या नहीं होगा, ठीक है, हम सती करें या ना करें ये हमारे समाज का मैटर है, आप कौन होते हस्तक्षेप करने वाले। तो धार्मिक रूप से भी लोग परेशान थे। एक और रीजन था, वो भारतीय लोगों के धर्म के कर्मकांडों को अंधविश्वास मानते थे, जैसे तिलक लगाना, जैसे पगड़ी बांधना, जैसे समुद्र पार ना करना। उस समय हिंदू धर्म के लोग समुद्र पार नहीं करते थे। आप ऐसे मानिए कि अब से 100 साल पहले लोग पानी को कभी पार नहीं करते थे, वो उसे जल देवता मानते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, बोले ये निकलेगा कैसे, तो जानबूझ करके जितने हिंदू होते थे उन्हें ही भेजा जाता था। कोई अभियान होता था, जैसे मान लो कोई म्यांमार में सेना भेजनी है तो बोले चुन चुन के उनको भेजो जो ज्यादा अंधविश्वासी है, जहाज में बैठाओ और भेजो जहाज, जिससे कि उनका धर्म भ्रष्ट हो, वापस आएंगे बच करके, उनको लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मन में तो गुस्सा आएगा ना, कलावा बांधने पे रोक लगा दी, टीका लगाने पे रोक लगा दी, ये सब काम कर दिए, तो इससे लोग जो थे वो परेशान थे। तो एक धार्मिक हस्तक्षेप भी एक बड़ा रीजन था। अगला रीजन था जनजातीय हस्तक्षेप। देखिए जनजातियों का अपना एक विशेष कल्चर होता है। आज थारू जनजाति है, वो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है, अलग अलग परंपरा है। उत्तराखंड का जौनसारी कम्युनिटी है, वो बहुपति प्रथा अपनाते हैं आज की तारीख में। आज तो खैर खत्म हो गया लगभग, लेकिन फिर भी वहां पर थी। यानी एक स्त्री के विवाह 2-3 पुरुषों से होते थे। जैसे परिवार में केवल एक ही स्त्री आएगी, पहले बड़े वाले से शादी, कुछ समय बाद छोटे वाले से उसी की शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद उससे छोटे वाले से उसकी शादी हो जाएगी। अब हमें तो ये बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इस परंपरा को अगर कठोर रूप से आप रोक लगाएंगे तो उस समाज को बुरा लग सकता है। हमारे हिसाब से सही है भाई, गलत है ये तो यार, एक महिला को 3 लोगों से संबंध बनाने पड़ेंगे, ये कहां से सही है, गलत है। लेकिन जनजाति के हिसाब से तो सही है। जनजातियों की अपनी परंपरा थी, कुछ बलि परंपरा थी, कुछ करते थे, मतलब दुनिया भर की थी। अंग्रेजों ने क्या करा, एक एक करके उन पर भी रोक लगाई। तो किसान भू राजस्व नीति से परेशान हो गया, धार्मिक लोग धार्मिक नीति से परेशान हो गए, सैनिक परेशान हो गए क्योंकि साथ में धार्मिक हस्तक्षेप भी हो रहा था, और सैनिकों के साथ और भी समस्याएं थी, भेदभाव होता था यूरोपीय सैनिक में और इंडियन सैनिक में। इंडियन सैनिकों को वेतन कम मिलता था यूरोपीय सैनिक की अपेक्षा,
ठीक है, तो ये भी एक उनकी समस्या थी, रहने की जगह ये। उसके बाद आगे चल के डाक व्यवस्था आई, तो उसके तहत उनको पैसा भी देना कंपलसरी कर दिया कि भाई आप भी डाक भेजोगे, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो सैनिक भी परेशान है और जो जनजातियां हैं वो भी परेशान है। तो किसान परेशान, किसान का बेटा फौज में है, फौजी परेशान, आप समझिए। घर में लेडीज वो इसलिए परेशान है, धार्मिक हस्तक्षेप कर दिया आपने, और जो जनजातियां हैं वो परेशान। अब ये गुस्सा इकट्ठा हो रहा है। ये वैसे ही है जैसे एक घर में एक बाप अपने बेटे की हरकत देख रहा हो, बेटे बहुत दिनों से देख रहा हूं तुझे मैं, ठीक है, ये वैसे ही हो रहा है। और जिस दिन कोई बड़ी गलती होगी उस दिन गुस्सा निकलेगा। और वो बड़ी गलती हुई 1856। वो बड़ी गलती क्या हुई? डलहौजी। डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया। अब अवध उस समय पे बड़ा राज्य था, नवाबी बढ़िया चल रही थी। आपने बाजिद अली साहब, आप सोचिए उनके जो उत्तराधिकारी थे, आपने भाई साहब कुशासन के आधार पर उसका विलय कर लिया। लोग इसको भी झेल गए। सबसे बड़ी घटना मानो, अफवाह मानो, वो शुरू होती है 1856 दिसंबर में। इस समय पर जो सिपाही थे, वो जो अभी तक बंदूक यूज करते थे, वो ब्राउन वेस बंदूक होती थी, यानी बंदूक के नीचे का जो होता था वो ब्राउन कलर का वेस होता था। आपने देखी होंगी, ब्राउन का ही होता है लगभग, वो वैसी वाली होती थी। लेकिन यूरोपियंस ने, अंग्रेजों ने क्या करा, इन बंदूकों को बदल दिया। बोले इनकी जगह पर हम जो बंदूक यूज करेंगे वो होगी इनफील्ड बंदूक। इनफील्ड बंदूक होगी, और इस बंदूक की थोड़ी इसकी मारक क्षमता बेहतर थी। और इसका कारतूस जो होता था वो, उसमें एक लफड़ा यह था कि कारतूस को डालने के लिए पहले आपको मुंह से उसके ऊपर की सील हटानी पड़ती थी और फिर आपको उसको डालना पड़ता था। तो लोग यूज कर रहे थे सैनिक। अब एक अफवाह फैल गई कि भैया ये जिस कंपनी में बनते हैं वो कंपनी बड़े पैमाने पर सुअर और गाय की चर्बी खरीदती है। सुअर और गाय की चर्बी खरीदती है। अब ये रियल था या नहीं पता नहीं, बट ये तो क्लियर हुआ कि मुसलमान सैनिकों को दिक्कत होगी अगर उसमें सुअर की चर्बी है, और हिंदुओं को दिक्कत होगी अगर उसमें गाय की चर्बी है। इतना काफी था। अब ये अफवाह धीरे धीरे फैली। 1857, बात है 23 जनवरी 1857, पश्चिम बंगाल में विद्रोह शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल आज चाहे आपको फीलिंग ना आती हो, लेकिन वो बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है। जितने भी बड़े पढ़े लिखे हुए हैं सब आप देखो, सब कहाँ के हुए हैं? पश्चिम बंगाल, बंगाल के। राजा राम मोहन राय कहां से हुए? बंगाल। जितने भी आप लोग देखोगे वो सब मैक्सिमम कहां से थे? आपके बंगाल से थे। अब बंगाल में कई रेजिमेंट थी इनकी, तो एक जगह पड़ती थी दमदम, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में आती दमदम। 23 जनवरी 1857 को वहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बोले हम ये बंदूक नहीं चलाएंगे। खैर उन्हें समझा उमझा करके शांत कर दिया। सेम एक महीने बाद 26 फरवरी, यानी वो 23 जनवरी को था, ये 26 फरवरी, ये विद्रोह हुआ कलकत्ता से थोड़ी सी दूर, एक जगह पड़ती है बहरामपुर। फरवरी में विद्रोह हुआ बहरामपुर में, उसे भी दाब दिया। अगला विद्रोह हुआ पश्चिम बंगाल में, एक छावनी थी, 34वीं रेजिमेंट वहां पर रहती थी, बैरकपुर छावनी। तो बैरकपुर छावनी, 34वीं रेजिमेंट, और एक बंदा था आपका उत्तर प्रदेश का, बलिया का। अब आप समझ जाओ यूपी वाले। और बंदे का नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने कर दिया भाई साहब सिपाहियों को लेकर के, हम नहीं चलाएंगे बंदूक। दमदम में विद्रोह हुआ, दाब दिया। बहरामपुर में हुआ, दाब दिया। बैरकपुर में जब हुआ, इनको जब दावा, तो भाई साहब मंगल पांडे को चढ़ गया। मंगल पांडे ने कारतूस डाला और 2 अधिकारियों को ठोक दिया। ठीक है, एक का नाम था सार्जेंट ह्यूडसन और एक का नाम था कर्नल वार्क। हालांकि इसमें एक तो बच गया था और शायद एक को लग गई थी गोली। अब ये बहुत बड़ी घटना है भाई साहब। आपने अपने आप सोचिए, उस पर गोली चला दी हेड पर, समय नहीं लगाया। ये घटना है 29 मार्च की। पहली घटना 23 जनवरी, दूसरी घटना 26 फरवरी, 3 जोड़ दो उसमें, और फिर 3 और जोड़ दो, मार्च आ गया 29 मार्च। 9 दिन के अंदर फांसी दे दी मंगल पांडे को। आप सोचिए कितनी जल्दी तेजी करी होगी। कोर्ट मार्शल तुरंत फांसी दे दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी, इससे भी कोई ये घटना कर ना पाया। लेकिन मामला यूपी का था, तो मामला यूपी में पकड़ गया, और भाई साहब फिर ये मामला पहुंच गया मेरठ। अब 10 मई को मेरठ में जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। हालांकि उससे पहले घुड़सवारों का विद्रोह हुआ था, लेकिन मेन 10 मई वाला था।
10 मई वालों को मेरठ में विद्रोह किया। अच्छा, मेरठ और दिल्ली आपको पता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। अब मेरठ में जो सैनिकों का विद्रोह हुआ भाई साहब, तो ये मेरठ के सैनिकों ने कहा कि अब हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, अब हम आजादी लेंगे। मेरठ से भीड़ निकली सैनिकों की, बंदूकें उंदूकें लेकर के, अपने जो घोड़े घोड़े थे सब लेकर के। अब साथ में बेटा जा रहा है, तो बाप घर में है किसान, वो भी आएगा, वो परेशान है अंग्रेजों से, तो कुल्हाड़ी फावला जो भी था वो लेके आ गया। माँ परेशान थी, तुमने धार्मिक हस्तक्षेप करा था, वो दराती लेके आ गई, वो भुज्जी काटने वाली। मतलब ऐसे करके जिसके पास जो था वो लेकर के भाई साहब निकल लिए। ऐसे मानो सब वर्ग के लोग शामिल थे, जो नहीं शामिल हुए उनके फिर बात करेंगे। अब ये पहुंचते हैं दिल्ली, सीधा लाल किला। लाल किला क्या है? मुगलों का घर है, जहां पर मुगल लोग रहते हैं। लाल किले के बाहर आवाज मारी गई मुगल बादशाह को। इसके अंदर एक बादशाह है अभी, बूढ़ा भाड़ा, नाम है बहादुर शाह जफर। इसे बहादुर शाह दुत्ते कहते हैं। तो बहादुर शाह दुत्ते को आवाज मारी, ठीक है भाई साहब बात सुन लो, अब हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, हमें आप चाहिए। अब सोचिए 1857 में डिमांड आई। ये डिमांड करने वाले मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू है। वो ये कह रहे हैं इनसे ज्यादा सही हम तुम्हारी स्थिति में थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप संभालो भारत की गद्दी और हम साथ में लड़ेंगे। बहादुर शाह जफर के लिए तो भाई साहब लॉटरी वाला काम है ये। तुरंत भाई साहब उसे आप सोचिए कि बादशाह बनाया जाएगा, तो उसको बादशाह घोषित कर दिया। 11 मई को पहुंच गए थे, ये बात 10 मई की थी, 10 मई को निकले, 11 मई को पहुंच गए दिल्ली। अब बहादुर शाह जफर लड़ नहीं सकता, बूढ़ा व्यक्ति है, इसने अपना सेनापति था एक, नाम था वक्त खान। वक्त खान सेनापति, उसने नेतृत्व किया और भैया इन्होंने विद्रोह किया। अब उधर अंग्रेजों की पूरी फौज वहां पर पहुंच गई और यहां पर ये लड़ाई शुरू हो गई। ये चल रही है मई में। तो दिल्ली में हुआ, दिल्ली से ये अफवाह पहुंच गई लखनऊ। लखनऊ में बैठी है गुस्सा खाए हुए बेगम हजरत महल, यानी क्वीन ऑफ अवध। रीजन, उसके बेटे को आपने नहीं बनाया, आपको पता है अवध का विलय हो गया। बेगम हजरत महल ने अपने बेटे के नेतृत्व में, मतलब उसको उसकी संरक्षक बनके और विद्रोह छेड़ दिया। और जैसे ही बात लखनऊ में हुई, पास में कानपुर है, वहां बैठे नाना साहब, उन्हें पता है मेरी पेंशन बंद कर दी, मेरे पिताजी बाजीराव दुत्ते को इन्होंने भेज दिया था बिठोर, तो यहां पर नाना साहब ने विद्रोह कर दिया। यहीं से मामला पहुंच गया इलाहाबाद। तो इलाहाबाद, अच्छा ये एक दिन नहीं हो रहा है, एक जगह 4 जून को हुआ, अगली जगह 5 जून को हुआ, अगली जगह 10 जून, इस तरीके से फैल रहा है। उसके बाद बात बिहार पहुंच गई। बिहार में आपके क्या नाम था उनका, कुंवर सिंह। तो वहां कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। और भाई ऐसे करते करते बिहार हो गया, कुछ क्षेत्र राजस्थान का, कुछ क्षेत्र पूर्वोत्तर का, ठीक है, कहीं पर फैजाबाद में, अलग अलग लोगों ने जहां जो था उसने कमान संभाली, विद्रोह हुआ। और इसी रिवोल्ट को कहा जाता है 1857 का विद्रोह। बात समझ रहे हैं? तो 1857 का विद्रोह ये था। तो क्या था ये समझ में आया, कारण क्या था ये समझ में आया, और विद्रोह कहां से फैला ये आपको समझ में आया। शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल के दमदम से, बहरामपुर, बैरकपुर, मेरठ, उसके बाद तो फिर दिल्ली पहुंच गया मामला, फिर उसके बाद लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, और इस तरीके से पूरा घुमा। और यहीं पे झांसी भी गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई बैठी है। तुमने झांसी का विलय कर लिया था 1853 में डलहौजी ने, तो वो भी लड़ेगी। और वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जो है, आपने उसकी कहानी सुनी है रानी लक्ष्मीबाई की, कि गोद लिए अपने पुत्र को वो बांध करके वो लड़ रही है तलवार से, ठीक है। तो इस तरीके से ये विद्रोह हुआ। बात आती है क्या ये क्रांति थी, विद्रोह था, या स्वतंत्रता संग्राम था, इन सब में क्या अंतर है? देखिए, क्रांति और विद्रोह में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन विद्रोह में हिंसा दिखाई देती है। क्रांति एक बड़ा बदलाव है। क्रांति का मतलब हमेशा हिंसा नहीं होती। आज डिजिटल चीजें आ गई तो ये शिक्षा की क्रांति है। हमने हाइब्रिड फसलें अपनाई, ये हरित क्रांति थी, समझिए। हमने भारत में आलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया, ये गोल क्रांति थी। तो इस तरीके से कोई भी बड़ा बदलाव जो आता है उसे हम क्रांति कहते हैं। तो हम कहें 1857 की क्या ये क्रांति थी, ये कहना सही है, एक बड़ी क्रांति थी। रीजन था इतना बड़ा विद्रोह कभी अंग्रेजों के खिलाफ हुआ नहीं था, इसलिए इसे क्रांति कहना गलत नहीं है, क्रांति कहना सही है। दूसरा आता है क्या इसे विद्रोह कहे? हाँ, जब क्रांति में विरोध शामिल हो,
नीतियों का, चीजों का, तब वो क्रांति विद्रोह का रूप ले लेती है। तो इसमें ऐसा हुआ, हाँ बिल्कुल ऐसे हुआ, एक बड़ा बदलाव था, लेकिन साथ में लोग हिंसक भी हुए, लोग नीतियों के विरोधी बने, इसलिए ये क्या है आपका विद्रोह भी है। बात आती है क्या ये स्वतंत्रता संग्राम था? यहां पर बात थोड़ी आगे लग जाती है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम का मतलब होता है जब आप आजादी के लिए लड़ते हैं उसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। हालांकि वीडी सावरकर का नाम आपने सुना होगा। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में कहा कि ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने कहा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि किसने कहा ये एक स्वतंत्रता संग्राम था? वीडी सावरकर ने। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता संग्राम था रियल में? नहीं था। आप कहें क्यों नहीं था? हम आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे क्या? नहीं। क्या आपको लगता है झांसी की रानी आजादी के लिए लड़ रही थी? नहीं, वो झांसी के लिए लड़ रही थी। अब क्वीन ऑफ अवध जो थी, अवध की जो रानी थी, वो किसके लिए लड़ रही थी? वो अवध के लिए लड़ रही थी। नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। हर जगह के लोग सिपाही इसलिए लड़ रहे थे, उनका कहना था कि भैया ये हम यूज नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में बंदूक नहीं चलाएंगे। तो इसमें केवल एक मोटिव आजादी नहीं थी, इसलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम कहना बेहतर नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ। रियल में स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट होगा 1885 के बाद, जब कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 में, और तब स्टार्ट होगा स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि वहां पर हमारा लक्ष्य, हम बढ़ेंगे धीरे धीरे आजादी की ओर। कहीं ना कहीं भले ही पीछे छिप करके चलाएंगे, लेकिन हमारा एक लक्ष्य चलेगा और सुनियोजित होगा, और वो होगा आजादी पाना। इसलिए इसको स्वतंत्रता संग्राम कहना गलत है। लेकिन फिर भी भारतीय इतिहासकार वीडी सावरकर, मतलब वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में कहा है, इसलिए भारतीय इतिहासकार इसको लिखते हैं। इसलिए किताब में आपको लिखा हुआ मिल सकता है 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। बट ये स्वतंत्रता संग्राम कहना उतना उचित नहीं है। ये तो हो गए भारतीय इतिहासकार जो इस तरीके से बयां करते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश इतिहासकार और अधिकारी हैं वो ऐसा नहीं कहते, जिसमें नाम है आउट्रम और टेलर। ये दोनों कहते हैं कि ये ना क्रांति थी, ना विद्रोह था, ना कुछ था, ये केवल हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। यहां पर अफवाह फैलाई गई, हिंदुओं ने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए अफवाह फैला दी। जैसे हो जाता है साहित्य में है, भाई भाई तू मत कर इसको यूज, इसमें सुअर की चर्बी है। उसने कह दिया अरे सुअर की नहीं गाय की है, बस ये बात सीरियस हो गई। ऐसा उनका कहना है कि भैया ऐसा था नहीं, लेकिन ये बस ऐसे ही मखौलबाजी में चीजें स्टार्ट हुई और इसने रूप ले लिया एक क्रांति। उसके अलावा और लोग हैं, लॉरेंस है, सीले हैं, वो कहते हैं ये केवल सिपाही विद्रोह था, ये एक क्रांति है, एक बड़ा विद्रोह नहीं था, ओनली सिपाहियों का विद्रोह था, इसमें बाकी और कोई शामिल नहीं था। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम अगर अपने हिसाब से विश्लेषण करें तो हमें लगता है कि ये केवल सिपाही विद्रोह कहना बहुत संकीर्ण बात होगी। ये उससे ज्यादा था, क्योंकि इसमें किसान भी शामिल हुआ, इसमें जो रजवाड़े परेशान थे वो भी शामिल हुए। हालांकि कुछ रजवाड़ों ने साथ दिया अंग्रेजों का, जिसमें नाम आता है सिंधिया। ठीक है, कुछ रजवाड़े ऐसे थे वो अंग्रेजों की निष्ठा में रहे। उन्होंने जमींदार, क्या लगता है आपने जमींदारों ने विद्रोह किया होगा क्या? अरे जमींदार किसके पक्ष में रहा होगा, विद्रोह के या फिर अंग्रेजों के? ठीक है, तो इसलिए पूरी तरीके से मैं इसे विद्रोह नहीं कहूंगा। अब बात आती है क्या ये राष्ट्रीय क्रांति थी या राष्ट्रीय विद्रोह था? क्या पूरे देश के स्तर पे था? नहीं, ये पूरे देश के स्तर पे नहीं था। 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट जो हुआ, वो केवल उत्तर भारत में हुआ, दक्षिण भारत में चिंगारी भी नहीं लगी। तो अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं अगर विद्रोह होना ही था, अगर लोग चाहते तो दक्षिण में भी होता ना, उत्तर में ही क्यों हुआ? साउथ में नहीं हुआ। अब बात आती है परिणाम क्या रहा इसका, तो परिणाम ये रहा कि ये क्रांति आपकी, विद्रोह आपका असफल रहा। अब किस आधार पर असफल रहा ये समझिएगा। किस आधार पर असफल रहा कि जो जिस चीज के लिए लड़ रहे थे वो उन्हें नहीं मिला। झांसी लक्ष्मीबाई को नहीं मिली, वो वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, किसी को जो जिस अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे उन्हें वो नहीं। तो इस आधार पर आप इसे मान सकते हैं कि असफल रहा। आजादी भी अगर आप माने कि लेना चाहते थे कुछ लोग शायद, तो आजादी भी हमें नहीं मिली। रीजन क्या थे असफल होने के? पहला रीजन लीडरशिप का अभाव था। आप सोचिए हर क्षेत्र में अलग अलग लीडर हैं,
अब इसका नायक कौन, अगर ये क्वेश्चन आ जाए 1857 की क्रांति का नायक कौन, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। आप कहेंगे एक नायक नहीं है, हजारों हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि असहयोग आंदोलन का नायक कौन, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। मैं कहूं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन, आप कहेंगे महात्मा गांधी। है वहां पर भी लाखों की भीड़, बस एक बंदा जो है वो लीड कर रहा है। यहां पर एक यही समस्या थी कि लीडर एक नहीं था। अगर लीडर एक होता, लक्ष्य एक होते, डिमांड एक होती, तो शायद कुछ बड़ा होता। दूसरा था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, विद्रोह में कोऑर्डिनेशन नहीं था। विद्रोह एक साथ होता हर जगह, झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, बिहार, सब जगह एक साथ होता। एक दिन निश्चित डेट डिसाइड होकर के लोग उठाते तलवार, जो भी उठाना था। तो अंग्रेज इतने नहीं थे कि वो हमसे जीतते। उन्हें क्या फायदा मिला कि भैया 11 मई में उन्होंने आराम से दिल्ली में कत्लेआम किया, दबा दिया। उसके बाद वहां से उठ के पहुंच गए कहां पर, आपका यहां पर लखनऊ, क्योंकि 4 जून को लखनऊ में हुआ। फिर पहुंच गए आपका कानपुर, लखनऊ के बाद फिर पहुंच गए आपका इलाहाबाद, झांसी पहुंच गए, इलाहाबाद पहुंच गए। और एक एक करके उन्होंने हर जगह को क्या कर दिया, शांत कर दिया। तो ये एक बड़ी समस्या थी। और एक तीसरी समस्या जो मुझे लगती है सफल होने की, वो ये कि देखिए, भीड़ और भीड़ को एकजुट करने में अंतर होता है। एकजुट कर सकता है वही व्यक्ति जिसका दमखम है, और गांव में दमखम था जमींदारों का। अब जमींदार नहीं चाहता कि गांव का कोई किसान विद्रोह में जाए, सोचिए ना, क्योंकि किसान उसकी जमीन जोतता है। वो अगर ये कह देगा ना, ओए रामू निकल मत जाना, तो नहीं जाएगा वो। जमींदार अंग्रेजों की निष्ठा में रहे, और उनके कारण से जो लोग थे वो पूरी तरीके से इसमें भाग नहीं ले पाए। तो ये एक रीजन था, ये असफल रहा। खैर, इसका परिणाम क्या रहा? परिणाम व्यापक है। पहला, अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न हो गया कि आप समझिए कि जो वो क्रिया कर रहे हैं पिछले 100 वर्षों से, अभी तक उन्हें बड़ी प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन 1857 में मिल गई। उनको समझ में आ गया अगर हमने ये सब नहीं रोका तो इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। और इसके कारण से 1858 का एक्ट लाया गया। आप सोचिए, क्रांति के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया है, 1858 का एक्ट। और इस एक्ट में लिखा हुआ था कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज नहीं करेगी। तो कौन राज करेगा? अब से राज करेगा ब्रिटेन का सम्राट। यानी अभी तक हम गुलाम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1858 के एक्ट ने बताया अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम नहीं हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक ट्रेड करने वाली कंपनी रहेगी, और आप गुलाम रहेंगे क्राउन के। यानी यहां पर अब राज करेगा वहां का सम्राट। तो 1857 तक हम कंपनी के गुलाम थे, और 1858 से हम हुए ब्रिटेन के सम्राट के गुलाम। एक बड़ा परिवर्तन ही आया। नीति में साफ कहा गया कि डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उसका प्रयोग आगे नहीं किया जाएगा, यानी राज्यों का विलय नहीं किया जाएगा। हमने जितने धार्मिक हस्तक्षेप कर दिए, आगे हम धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसके बाद अंग्रेजों ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। उन्होंने विलय की नीति को त्याग दिया, सैन्य सुधार करे गए। सैन्य सुधार उन्होंने क्या किया कि अभी तक मामला यह था कि उनकी सेना में यूरोपियंस कम होते थे, इंडियंस ज्यादा होते थे, क्योंकि इंडियंस को कम वेतन देना पड़ता था, 60-70 रुपए महीने में काम हो जाता था, और उनको ज्यादा देते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं, हमको बैलेंस करना है। कम से कम 3 इंडियंस है तो कम से कम 2 यूरोपियन रखने चाहिए हमें। पहले चल रहा था 4-5 इंडियंस पर 1 यूरोपियन। तो इसमें क्या किया गया? आपका सुधार किया गया। इंडियंस की संख्या को कंट्रोल करने के लिए यूरोपियंस को नियुक्त किया गया, जिससे कि आगे कभी विद्रोह हो। क्योंकि अंग्रेजों के लिए समस्या यह थी कि उन्हीं की सेना में विद्रोह हो गया। भाई, जो इंडियन सैनिक है वही विद्रोह कर रहे हैं जो उन्होंने भर्ती कर रखे हैं। तो ये परिवर्तन हुआ। तो 1857 की क्रांति के बहुत सारे परिवर्तन थे, और सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस क्रांति से लोगों में ये विश्वास आया कि अगर हम एक हुए तो हम आजादी ले सकते हैं। और इसी बल का प्रयोग हमने आगे चल के किया। आंदोलन में असहयोग आंदोलन का आधार बड़ा था,
उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार उससे भी बड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट उससे भी बड़ा था, और 1947 आपको आजादी मिल गई, 1947 में आजादी। और मैंने एक बात आपसे कहा था, आजादी की कीमत वही व्यक्ति जान सकता है जो बेड़ियों में रहा हो, सांस लेने की कीमत वही जान सकता है जिसका 1 मिनट तक सांस घुटा हो। अभी सांस ले रहे हैं, फ्री लग रहा है सब कुछ, पता तब चलेगा जब किसी ने दाव रखा है, ठीक है, और तब मिले क्या राहत है। तो वही है, हमें आज कदर नहीं है आजादी की, ठीक है, क्योंकि हमने देखी नहीं। अब वो लोग देखते थे जो भी होता था, आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या और चीजें। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं आप में से, अगर किसी का कोई मन में क्वेश्चन है कुछ भी, फिर हम इसको नोट डाउन करते हैं तरीके से, और फिर बताइए। पूरा एक रूपरेखा माइंड में गई कि क्या आंदोलन था, कैसे था, क्या था, हमें क्वेश्चन लगा। लेकिन आपका कोई क्वेश्चन अगर बनता है, मतलब जो मन में आ रहा हो उठाओ। हाँ, ऐसा तो नहीं बन रहा है सर आजाद हुए भी या नहीं हुए, 100 साल के पट्टे में तो नहीं मिल गया आजादी। हाँ, बताइए क्या कुछ क्वेश्चन है? कौन सी? अच्छा, कंगना की क्या बात थी? कंगना की 2014 में हम आजाद हुए, आजाद है। 1947 में जो हम आजाद हुए थे, हमारी पूर्ण आजादी, ठीक है। देखिए आप समझिए, आपको अपने को दूर रखना है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से, और फेसबुक यूनिवर्सिटी से। ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को एजुकेट करती है। इन्हीं से ज्ञान पा करके लोग ज्ञान बांट रहे हैं, आपको इनसे नहीं होना है। एक और मैं दे दूं, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, तो इनसे ज्ञान लेके आपको नहीं बांटना है, क्योंकि 70 से 80% केवल किसी ने सुन लिया, वो चल रहा है। तो कभी भी आप अगर भीड़ में कोई बात बोले तो वो ध्यान रखना, वो इनकी नहीं होनी चाहिए। आपने व्हाट्सएप पे मैसेज देख लिया, मोदी जी ने रिचार्ज फ्री कर दिया, 3 महीने का, नहीं बोलना कहीं, क्योंकि वो सही हो इसकी नहीं है। पहले उसको 1-2 जगह चीजों को पुख्ता कर लें, सर्च कर लें, देख लें, तभी हम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी गर्ल्स का होता है गुंजाइश, कोई मन में उठ रहा हो तो? ये लास्ट है मौका आपके पास, इसके बाद आप कोचिंग नहीं करोगे कहीं जाके। वाह, अब आए क्वेश्चन। हाँ भैया, भारत के साथ, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया है? इसका जवाब तो देखो, कोई बताओ भाई, कौन देगा? चलो आपकी थोड़ा मूल्यवर्धन कर देता हूं। बेसिकली इंडिया के लिए आमतौर पर आप देखें तो सामान्यतः 5 नाम का प्रयोग होता है, ठीक है, 5 नाम का प्रयोग हुआ है। सबसे प्राचीन नाम अगर आप देखें तो वो नाम है आपका जम्बूद्वीप। एक नाम ये शायद आपने नहीं सुना होगा, जम्बूद्वीप, ठीक है। जम्बूद्वीपे भारत खंडे, जम्बूद्वीप वो क्षेत्र है, जम्बू वृक्ष होता था, तो इस क्षेत्र में जम्बू वृक्ष पाया जाता था। लेकिन खास तौर पे जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, उसमें भारतीय और भारतीय क्षेत्र के जो आसपास के देश हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए यूज हुआ है जम्बूद्वीप। तो ये बौद्ध लोगों, बौद्ध ग्रंथों में आप देखेंगे तो ज्यादातर जिक्र हुआ है जम्बूद्वीप का, यानी महात्मा बुद्ध कहाँ के थे? जम्बूद्वीप के थे। तो जम्बूद्वीप मतलब जहां पर है, तो सबसे प्राचीन नाम ये हो गया। अगला नाम आता है भारत। इसका नाम मिलता है आपको पुराणों में, जहां पर आपको एक श्लोक मिलता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादस्य दक्षिणम तदनाम भारतवर्षे भारतीय संतति, यानी समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में, तदनाम भारतवर्ष है, उसका नाम भारतवर्ष है, और भारतीय संतति, यहां रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है। भारत नाम किसके नाम पर पड़ा, कोई बताएगा आप में से? हाथ खड़ा करके, हाथ, केवल हाथ खड़ा करिए, किसके नाम पर पड़ा है? एक हाथ खड़ा है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। पीछे जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको पता है? नहीं पता है? आप बताइए उधर पीछे लास्ट। हाँ, भरत के नाम, भरत कौन? मेरे गांव में भी है भरत। कौन? किसका? किसका लड़का था? भरत लड़का किसका था? ठीक है, चलिए आप बताइए।
आपने हाथ खड़ा किया था। एक ऋषि थे। अच्छा, एक कह रहे ऋषि थे, उनकी वाइफ शकुंतला। ये संबंध मत जोड़ो उल्टे सीधे भाई साहब, ये ऑनलाइन चल रही है क्लास। अरे भाई, दुष्यंत की पत्नी शकुंतला। ठीक है, आप बताइए। राजा दशरथ के पुत्र भरत भी था। हाँ, भरत भी था। ठीक है, हाँ। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। कोई इसे एग्जैक्ट करेगा? रियल आपके देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा है? हाथ खड़ा करके तुम बताओ। हाँ, नहीं नहीं, तुम। हाँ, पता है? नहीं पता? तुम बताओ साइड में। ये पता है कि गलत है, तो कभी सही नहीं हो जाए तो तुम्हें बता दूं। पहला नाम जम्बूद्वीप, दूसरा भारत नाम जो पड़ा है, शुरुआत में कबीले होते थे आपके देश में। वैदिक काल में एक कबीला था जिसका नाम था भरत। तो भरत एक कबीला था। कबीला मतलब एक, ऐसे मानो एक राज्य। तो वो चलवाया राज्य था। पहले राज्य स्थायी नहीं होते थे, क्योंकि जब तक खेती नहीं हुई प्रॉपर तरीके से तब तक स्थायी नहीं हुए। तो पहले यहाँ रुक गए 1 साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद जब यहाँ पर सब खत्म हो गया फिर आगे चले गए। तो ऐसे एक कबीला था भरत। उसने 10 कबीलों को हराया था, 10 जनों को हराया था। जन मतलब एक व्यक्ति से नहीं है, जन का मतलब है बड़े बड़े कबीले यानी राज्य। तो उसने 10 राज्यों को हराया था। उसकी महानता के कारण से उस भरत के नाम पर आपके देश का नाम पड़ा है भारत। तो आज तक जो आपने पढ़ा था वो गलत था। अब एग्जाम में आए आपके देश का नाम भारत क्यों पड़ा, तो आपको इसका आंसर लगाना है वैदिक काल के एक जन यानी कबीले के नाम पर, और उस कबीले का नाम था भरत। एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी तुमने? वहां ये बात नहीं पढ़ाई मैंने, पढ़ाई है लेकिन भूल गए थे। पहला नाम जम्बूद्वीप, दूसरा नाम भारत, तीसरा नाम आप सुनते हैं इंडिया। इंडिया इंडिया नाम की कहानी बहुत पुरानी है। इंडिया नाम जो निकला है आपका, बेसिकली वो निकला है इंडस से। और इंडस शब्द जो निकला है ये निकला है सिंडस से। और सिंडस होता था कपास। हड़प्पा काल के लोगों ने सबसे पहले कपास उगाया। तो यहां पर कपास होता था। तो जहां पर कपास होता था, जहां पर सिंडन होता था, उससे शब्द बल करके आगे इंडन हुआ और आगे चल करके ये बन गया आपका इंडिया। अंग्रेज याया लगाते थे, तो वो उन्होंने कब ये इंडियन हुआ और कब उसके आगे या लग के वो इंडिया बन गया। खैर, हमने इसे ही ज्यादा प्राथमिकता दी क्योंकि ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में ये नाम ज्यादा यूज होता था। हमारी वैश्विक पहचान इस नाम से थी। ये वैसे ही जैसे घर में किसी का नाम गोलू है लेकिन बाहर उसका नाम कुछ और है, तो सेम वैसे ही था। भारत नाम घर वाला नाम था जो हम लोग बोलते थे, लेकिन विदेश में लोग भारत को नहीं जानते थे, विदेश में लोग जानते थे इंडिया को। इसलिए आपके संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। तो 3 नाम हो गए भाई। चौथा नाम आता है हिंदुस्तान। ये जो हिंदुस्तान नाम है ये हिंदुस्तान है ही नहीं, ये सही नाम है हिंदुस्तान। ये शब्द जो निकला है ये निकला है हिंद से, और हिंद जो निकला है वो निकला है सिंध से। तो एक नदी है जिसे सिंधु कहते हैं। जो ईरानी लोग हैं वो से नहीं बोलते, वो से को है बोलते हैं। जैसे उनका ग्रंथ है जैनदविस्ता, उसमें आप जहां भी देखोगे जहां जहां से आना है वहां वहां उन्होंने है लिख रखा है। जगह का नाम है सप्त सैंधव, उन्होंने लिख रखा है हप्त हैंदव। तो ये नाम सिंध से हिंदू हुआ, यानी सिंधु से हिंदू हुआ। ये शब्द है हिंदू, सिंधु से हिंदू हुआ। और सिंधु नदी के उस पार वाले क्षेत्र को बोलते थे ओस्तान। ओस्तान यानी उसके पार जो स्थान है, यानी सिंधु के पार था भारत। तो ईरानी लोग कहते थे सिंधु के पार जो स्थान है वो है हिंदुस्तान। ठीक है। और इस शब्द का प्रयोग किया है अरबी लोगों ने, यानी जब अरबी आक्रमण हुआ तो अरबी इतिहासकारों ने इस क्षेत्र के लिए शब्द यूज किया हिंदुस्तान। रियल में शब्द ये है
हिंदुस्तान। लेकिन इसे लोगों ने जानकारी के अभाव में इसको बना दिया हिंदुस्तान। इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं सब हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू वो है जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान वो है जो सिंधु के पार है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक उपजा हुआ नाम है। ये सेम वैसा है जैसे आप किसी को लाहौरी कह दे रहे हैं कि वो लाहौर का है तो लाहौरी, बात समझ रहे हैं? तो सेम ऐसे ही है। लेकिन चूंकि हिंदू नाम इतना ज्यादा इनर्सिया ले चुका है अपने साथ, आज ये धर्म बन चुका है, धर्म का प्रतीक बन चुका है, बट हिंदू कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो रियल में जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं वो धर्म कौन सा है? सनातन भी नहीं है। सनातन का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये बात सही है कि आपको इस धर्म के प्रतीक बहुत पहले के मिल जाते हैं, खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको शिवलिंग पूजा दिखाई देती है, पशुपति की पूजा दिखाई देती है, जिसका समीकरण हम शिव से जोड़ते हैं। तो इस आधार पे सनातन तो एक ऐसा नाम हो गया कि कोई व्यक्ति बहुत वीरता से लड़ा और आपने उसे बहादुर कह दिया। तो एक धर्म बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है तो हमने उसे बोल दिया सनातन। ये रियल जो नाम है इस धर्म का वो है ब्राह्मण धर्म। तो ये रियल में ब्राह्मण धर्म है, आप इसे वैदिक धर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब लोग सनातन कहने लगे या ये कहने लगे तो दुनिया भर की जानकारी। तो 4 नाम हो गए मेरे दोस्त। 5वां जो लोग नाम यूज करते हैं वो करते हैं आर्यव्रत। अभी आर्य कौन है? हम सब लोग आर्यों के वंशज हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हुआ, हड़प्पा घाटी सभ्यता वो खत्म हो गई, बाढ़ आई, आपदा आई, वो नष्ट हो गई। उसके बाद में जो नया सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ वैदिक पीरियड का, उसे शुरू करने वाले लोग आर्यंस थे। हम जितने भी लोग हैं हम उनके वंशज हैं। तो जिस क्षेत्र में आर्यंस रहते थे उन्हें कहा गया, उस क्षेत्र को कहा गया आर्यव्रत। ये 5 नाम हैं जो यूज होते हैं। अब सोने की चिड़िया ये नाम नहीं है, ये उपाधि है। आपने किसी को बोल दिया, आपने सोने की चिड़िया इसलिए कहा क्योंकि भारत में धार्मिक कर लिया जाता था, मंदिरों को सोना दान में होता था। पूरे विश्व में जितना सोना नहीं पड़ा हुआ था लोगों के कोष में, उतना सोना भारत के मंदिरों में पड़ा हुआ था। आपको क्या लगा कि गजनबी भारत आया? क्यों आया? लौटने के लिए आया। और आपको एक भारतीय इतिहास की एक रोचक बात पता है कि केवल इंडियन हिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ते होंगे कि हम पे इन्होंने आक्रमण किया, इन्होंने आक्रमण किया, बाकी किसी दूसरे देश के इतिहास में कभी ये नहीं पढ़ाया जाता होगा कि इंडिया के इस शासक ने हम पर आक्रमण किया। ईरानियों की हिस्ट्री में एक शासक का नाम नहीं पढ़ते होंगे कि किसी इंडियन किंग ने, शासक ने भारत ईरान पर आक्रमण किया। हाँ, क्या क्वेश्चन है? ठीक है, क्वेश्चन तो चलो हो जाएंगे। ये तो वैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो अभी मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, मिला आपको जवाब दोस्त? ठीक है, और बताइए कोई क्वेश्चन किसी का होगा? बताए मन में कुछ? देखिए, जिनकी जानकारी लोगे, सीधी सी बात है, उतना धीरे धीरे बढ़ोगे। ये मैं डिस्कस करूंगा कि 1857 की रिवोल्ट में कौन को मैं लिखवा दूंगा, कर लो कुछ। ठीक है, हाँ, क्या रीजन है कि फेल हुआ? हाँ बताओ, कैसा रिलेक्शन चाह रहे हैं? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं, वो अपने झांसी के लिए लड़ रही है भाई। वो जो लड़ रही है वो अपने झांसी के लिए लड़ रही है। ठीक है, मैंने बताया ना, क्षेत्रीय वो था। और कोई क्वेश्चन किसी का? एक आध हाथ और खड़ा कर रहा था किसी ने गलत। हाँ, एक शब्द है। हाँ, साम्यवाद और समाजवाद ये सबसे परेशान करने वाली चीज है। देखो, समाजवाद और साम्यवाद दोनों, 1 मिनट सुन लो, ये 1 मिनट की बात है। एक शब्द है, पहले आप समझो साम्यवाद। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा, पहले बात समझो, वाद क्या होता है। वाद का मतलब एक सामान्यतः एक विचारधारा से, एक ऐसी विचारधारा जो ये कहती है
कि सब जितने भी संसाधन हो देश के, वो सब संसाधन होने चाहिए सरकार के पास। फॉर एग्जाम्पल के लिए जमीन सब सरकार की, कंपनियां सब सरकार की, यानी सब कुछ इस देश का हम कर दें सरकारी, हर चीज सरकारी कर दें। आप कहें कूलर बनाने वाली फैक्ट्री भी सरकारी होगी भाई, सब कुछ सरकारी, हॉस्पिटल सरकारी, बीमा करने वाली सरकारी, सब रिक्शा चलाने वाले सरकारी, और सरकार जॉब निकालती है। साम्यवाद का एक ही सिद्धांत है, योग्यता के अनुसार सहयोग, आवश्यकता के अनुसार उपभोग। आप जॉब करोगे, यह है साम्यवाद। साम्यवाद की विचारधारा आई 1917 बोल्शेविक रिवॉल्ट, रसिया में जो हुआ था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई। क्योंकि यह मजदूरों की क्रांति थी, मजदूर चाहते थे कि लोगों के पास राइट्स नहीं होने चाहिए, सब कुछ सरकार का रहे। समाजवाद क्या है? समाजवाद कई बार लोग साम्यवाद ही समझ लेते हैं, नहीं। समाजवाद का मतलब है देश के संसाधनों पर लोगों का अधिकार, लेकिन समान अधिकार। फॉर एग्जाम्पल के लिए देश में जितनी जमीन है उस पर सब लोगों का बराबर अधिकार है। सब लोगों का समान जब संसाधनों पर अधिकार होता है तब उसे बोलते हैं समाजवाद। बट कहना यह है कि समाजवाद लाने के लिए साम्यवाद जरूरी है। सरकार के पास सब कुछ होगा तभी सरकार सबको बराबर बराबर चीजें उपलब्ध करा पाएगी, ऐसा ही माना जाता है। तो हम कहें क्या भारत एक साम्यवादी देश है? नहीं। क्या भारत एक समाजवादी देश है? हाँ। इसलिए आपके संविधान प्रस्तावना में लिखा हुआ है प्रम्बल में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुत्व संपन्न समाजवादी। तो हम समाजवादी बनाएंगे इस देश को। इसका मतलब ये नहीं है कि सब संसाधनों पे सरकार नियंत्रण रखेगी, इसका मतलब है हम सबके समान अधिकार होंगे। अभी क्या है, अभी आपके देश की 90% प्रॉपर्टी 10% लोगों के पास है। आप 10% लोगों का पैसा काउंट कर लो, उनकी नेटवर्थ निकाल लो, और 90% लोगों की नेटवर्थ निकाल लो, उनके पास ज्यादा निकलेगी। ये समाजवाद नहीं है। समाजवाद ये कहता है 10% लोगों की नेटवर्थ बाकी 10 के बराबर, इनकी उनके बराबर। अगर 50% संसाधन की बात करें तो 50% लोगों के पास होने चाहिए। अब कल के दिन को भारत की इकोनॉमी का ज्यादातर रोल, जीडीपी में जो रोल अदा करें वो 10 अडानी अंबानी जैसे लोग करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भारत में रियल में समाजवाद नहीं है, कैपिटलिज्म है। इसे पूंजीवाद कहते हैं। जहां पर कुछ लोगों के पास सब संसाधन सीमित होते हैं, इसे पूंजीवाद कहते हैं। नहीं हुआ क्लियर? अभी भी हो गया? नहीं हुआ क्लियर? कैसे करूं उसको? ऐसा ही है बस। कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें डिटेल में बात करूंगा। एक्चुअली अवधारणा देने वाले जो है वो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है द दास कैपिटल, और एक पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादियों की उद्घोषणा। उसमें उन्होंने जिक्र किया है क्या है साम्यवाद। हाँ, पूरा लक्ष्मीबाई तरीके से पढ़ाऊंगा, कहां पैदा हुई, मणिकर्णिका बचपन में थी, कैसे शादी हुई। तुमने नाटक नहीं देखा? वो एक नाटक आता था झांसी की रानी का, लक्ष्मीबाई का, वो कितना बढ़िया आता था यार। चलिए आज इतना रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे कल।